सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रिलियंट लॉन्चर्स। आज हम यहाँ फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लास 11 के डिस्कस करेंगे जो आपके टर्म 1 एग्जाम में आने के मतलब उसमें मोस्ट प्रोबेबिलिटीज की है इस सब सारे क्वेश्चंस के। आज इस वीडियो में हम लोग सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन जितने हो पाएंगे आज हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। अगले वीडियो में आपको इसके सेक्शन बी के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो अपन इस क्वेश्चन को अपन लोग बनाना चालू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अपन लोग क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। ठीक है, तो जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है फोर्स वाले चैप्टर में, तो उसमें क्या बोलता है कि फंडामेंटल फोर्स जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं, वीक फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन ए में ग्रेविटेशनल फोर्स दिख रहा है, ऑप्शन बी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दिख रहा है, ऑप्शन सी में आपको यहाँ पे दिख रहा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, लेकिन डी में आपको दिया हुआ है नॉन मॉलिक्यूलर फोर्स। तो इसमें से अपन लोग को अगर ऑप्शन आपको अगर टिक करना होगा कौन सा ऑप्शन है इसका, तो आप कौन सा यहाँ पे टिक करेंगे, आपको यहाँ पे टिक करना पड़ेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो पहले वाले का आपको आंसर क्या मिल गया, आंसर नंबर डी। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग अब अगले क्वेश्चन में अपन लोग को क्या बोला हुआ है, एक आपको छोटा सा नंबर दिया हुआ है और उसमें आपको बोला हुआ है कि आप इसके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो बता देंगे। ठीक है, तो आपका जो नंबर है वो क्या है, 0.0720। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप शुरू के यहाँ पे जो दिख रहे हैं क्या दिया हुआ क्वेश्चन में 0.07200। ठीक है, तो शुरू के जो ये 2 जीरो है उसको आप क्या कर सकते हैं, नहीं लेंगे सिग्निफिकेंट फिगर में। ठीक है, और यहाँ पे जो 7, 2 और आखिरी के जो 2 जीरोज है उसको आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स में क्या करना है, लेना है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो है वो नॉन जीरो नंबर्स के बीच में लाइन ही कर रहा है इसलिए। ठीक है, इसको यहाँ पे क्या करना है अपने को, इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, अब आखिरी में क्या है 7200, इसमें मतलब नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, इसमें 4 हो गया, तो इसका आंसर हो गया आपका आंसर नंबर बी। ठीक है, अब इसके बाद आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये आपका एरर्स वाले चैप्टर का क्वेश्चन है जिसमें आपको दिया हुआ है इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ the error in the current measurement is 1% while that in the voltage measurement is 2%. The error in the resistance has a maximum value of। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इसमें कौन सा एरर दिया हुआ है, इसमें परसेंटेज एरर दिया हुआ है। तो अगर आपको V का परसेंटेज एरर आप देखेंगे तो आपको कितना दिया हुआ, 1% दिया हुआ है। ठीक है, V का परसेंटेज एरर कितना दिया हुआ, सॉरी V का परसेंटेज आपको इसमें 2% दिया हुआ है ना। V का परसेंटेज एरर आपको दिया हुआ है इसमें कि 2% का इसमें आपको एरर है। इसको मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ। तो इसके बाद V में आपको दे दिया है 2%। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 2%। और I में कितना आपको परसेंटेज एरर दिया हुआ है, 1% का परसेंटेज एरर इसमें आपको गिवन है। ठीक है, अगर आपको V में परसेंटेज एरर 2% दिया है, I में परसेंटेज एरर 1% दिया है और V इज इक्वल टू IR होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, आप लोग जानते होंगे 10th क्लास में पढ़े होंगे। ठीक है, तो यहाँ से R की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, R की वैल्यू आपको मिल जाएगी V बाय I। ठीक है, तो अब हम लोग को पता है कि जब भी हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई 2 परसेंटेज एरर है, ठीक है 2 परसेंटेज एरर है और दोनों ही क्या है मेरे पास, उसमें दोनों में ही क्या है मेरे पास परसेंटेज एरर, और दोनों ही जो क्वांटिटीज है वो क्या है, डिवीजन में। तो परसेंटेज एरर का क्या हो जाता है, डायरेक्ट समेशन हो जाता है फॉर मैक्सिमम एरर। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं V का जो परसेंटेज एरर है वो कितना है, वो 2% है ना, और डिवीजन में इसलिए क्या लग जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव लग जाएगा, प्लस लग जाएगा, और यहाँ पे I का जो परसेंटेज एरर है वो कितना है, 1% है। तो टोटल मैक्सिमम एरर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3% का इसमें मैक्सिमम एरर आ जाएगा। तो आप इसको अगर बनाना चाहें तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर 3। ठीक है, तो ये वाला एक क्वेश्चन इजी था। तो ऐसे आपको इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो मिलेंगे देखने के लिए, जो आपको देख के ही आंसर बनाने लायक हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद जैसे कि अपन लोग चौथे क्वेश्चन में जाते हैं, इफ P Q R आर फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग डिफरेंट डायमेंशन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन कैन बी मीनिंगफुल। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है, कभी कभी नेवर भी मीनिंगफुल हो जाएगा, कभी कभी जैसे कि अभी यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है वहां पे आ जाएगा कैन बी मीनिंगफुल आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आप जो है कम से कम 3 से 4 बार अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। क्या होता है कि कभी कभी अपन लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़ नहीं पाते हैं, इस चक्कर में अपन लोग आंसर भी गलत लिख देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे बोला है कि P एक क्वांटिटी है, Q एक क्वांटिटी है और R एक क्वांटिटी है, 3 क्वांटिटीज है, तीनों जो है फिजिकल क्वांटिटीज है, तीनों के जो डायमेंशन है वो तीनों क्या है, अलग अलग है। ठीक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन कैन बी मीनिंगफुल बोला। उसके बाद हम लोग को पता है कि जब भी हम लोग कभी भी एडिशन या सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं, किसी भी अगर फिजिक्स में हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज का एडिशन या सब्सट्रैक्शन हम लोग परफॉर्म करते हैं, तो दो सेम फिजिकल क्वांटिटीज के ही हम लोग क्या कर सकते हैं, एडिशन और सब्सट्रैक्शन क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं।
ठीक है, दूसरे दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज के। फॉर एग्जांपल मैं आपको दूं कि वेलोसिटी को आप फोर्स से प्लस ऐड कीजिए या वेलोसिटी को आप वर्क से प्लस कीजिए, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि दोनों की जो क्वांटिटी है, दोनों जो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज है, दोनों के डायमेंशन भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटीज है, सेम फिजिकल क्वांटिटीज का ही प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है। दूसरे दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज का प्लस या माइनस पॉसिबल नहीं है, लेकिन दूसरे दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज का हमारे पास मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं मोमेंटम। ठीक है, अगर मैं मोमेंटम की बात करूं तो P इज इक्वल टू होता है mv, ठीक है कि नहीं, मास और वेलोसिटी का क्या हो जा रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट हो रहा है, मतलब अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज का आपको प्रोडक्ट जो है वो पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, पहले वाला ऑप्शन में आपको, यहाँ पे आपको क्या करना आना चाहिए, यहाँ पे आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना आना चाहिए। ठीक है, तो पहले वाला क्वेश्चन में आपको बोल दिया P माइनस Q, माइनस दिख गया। ठीक है, इसका मतलब P या फिर Q जो है वो सेम क्वांटिटीज होनी चाहिए, तभी माइनस यहाँ पे क्या एप्लीकेबल है। लेकिन यहाँ पे क्या है, अपने पास जो है ये दिख रहा है क्या कि ये दोनों सेम क्वांटिटीज है? नहीं, ये दोनों सेम क्वांटिटीज है ही नहीं। यहाँ पे लिखा है हैविंग डिफरेंट डायमेंशन क्वांटिटीज के, हैविंग डिफरेंट डायमेंशन यहाँ पे करके लिख चुका है, तो पहला ऑप्शन जो है वो तो कैंसिल हो गया। सेम टू सेम जो हमारा बी है उसमें PQ माइनस आर है, माइनस है मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये आर भी इसके सेम होनी चाहिए, PQ के इक्वल होना चाहिए इसका डायमेंशन, इसलिए क्या होगा यहाँ पे मेरे पास इसका सब्सट्रैक्शन और एडिशन तब परफॉर्म हो पाता है। लेकिन यहाँ पे तो क्या है, डिफरेंट क्वांटिटीज बोला है, सेम टू सेम डी भी, तो यहाँ पे ऑप्शन अपना सी सही है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, पी क्यू का मल्टीप्लीकेशन है और डिवाइडेड बाई आर है। मैंने अभी अभी बताया कि अगर डिफरेंट डायमेंशन की क्वांटिटीज है, ठीक है, डिफरेंट डायमेंशन की अगर क्वांटिटीज है, 3 डिफरेंट डायमेंशन है ना, तो उसका आप मल्टीप्लीकेशन या फिर क्या कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं, उसका एडिशन या सब्सट्रैक्शन नहीं कर सकते। तो ये तीनों ऑप्शन जो आपके ए बी और डी जो ऑप्शन है, क्या है, होगा एलिमिनेट होगा, और एलिमिनेट होने के बाद आपके पास क्या बच गया, ऑप्शन नंबर सी बच गया। ठीक है, इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर है 5। ठीक है, एट अ मैक्सिमम हाइट ऑफ अ बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे बोला हुआ है कि एट मैक्सिमम हाइट ऑफ अ बॉडी, ठीक है, बॉडी थ्रोन वर्टिकली अप, मतलब एक बॉडी है उसको मैं क्या कर दिया हूँ, ऊपर ऐसा करके वन डायमेंशन में फेंक दिया ऊपर। ठीक है, अब मैक्सिमम हाइट जहां पे पहुंचेगी, मैक्सिमम हाइट जहां पे पहुंचेगी वहां पे क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सोचना आना चाहिए कि जब मैक्सिमम हाइट पहुंचेगी, तो हम लोग जब भी कोई भी चीज फेंकते हैं, जैसे कि आप एग्जांपल ले लेंगे बॉल का या फिर किसी भी चीज का, किसी बॉडी को जब ऊपर थ्रो करते हैं, तो एक सर्टन हाइट पहुंचने के बाद, अपनी मैक्सिमम हाइट रीच करने के बाद वो क्या कर जाती है, वो नीचे आना चालू करती है। मतलब जब वो मैक्सिमम हाइट पे रहती है, तो उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, पूरी तरीके से कंप्लीटली क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। ठीक है, वेलोसिटी वहां पे जीरो हो जाती है। तो यहाँ पे वेलोसिटी किस किस में जीरो है, आप पहले ये देख लीजिए, तो ये ऑप्शन नंबर सी में है और ऑप्शन नंबर बी में है। तो आपका मतलब ये ए वाला जो ऑप्शन है वो तो एलिमिनेट हो गया, क्योंकि वहां पे वेलोसिटी जीरो नहीं है ना, वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू जीरो बोल दिया, इसलिए ये दोनों जो ऑप्शन है ए और डी दोनों क्या हो गए, पूरी तरीके से एलिमिनेट हो गए। वहां पे वेलोसिटी जो मैक्सिमम हाइट पे, वहां पे वेलोसिटी क्या होती है, एक टाइम के लिए जीरो हो जाती है, मतलब फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वहां पे क्या हो जाएगी, वेलोसिटी जो है वो जीरो हो जाएगी, है ना। अब ये जानना है हम लोग को कि एक्सेलरेशन जीरो है कि नहीं। अगर हम लोग ये पहचान लिए कि एक्सेलरेशन जीरो है या नहीं, तो ये वाला क्वेश्चन हमारे से सॉल्व हो जाएगा। तो ये भी समझने के लिए आसान है। अब देखिए वहां पे जब हम लोग पहुंचते हैं, वहां पे जब पहुंचते हैं तो कंटिन्यूअसली एक ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है, कंटिन्यूअसली जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो क्या करते रहती है, वो नीचे कंटिन्यूअसली लगते रहती है। ठीक है, वो एक्सेलरेशन जो है वो कभी भी जीरो नहीं होगी। तो इसलिए यहाँ पे एक्सेलरेशन जो जीरो है वो वाला ऑप्शन भी क्या हो गया, कट हो गया, और ऑप्शन हमारे पास क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ बी। तो इसका मतलब मैक्सिमम हाइट पे हमारा जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, लेकिन एक्सेलरेशन कंटिन्यूअसली वहां पे लगता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अपने पास ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। ठीक है, अ बॉडी ट्रेवल्स 200 सेंटीमीटर इन फर्स्ट 2 सेकंड्स, ठीक है, एंड 220 सेंटीमीटर इन नेक्स्ट 4 सेकंड्स, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन किसका है, आप इसको पढ़ के एक बार ध्यान से पढ़ने का कोशिश कीजिए और एक बार गेस करने का कोशिश कीजिए कि ये जो क्वेश्चन है वो कौन से चैप्टर क्वेश्चन है। ये वाला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है मोशन इन 1D का। ठीक है, तो इसमें बोला हुआ है कि अगर मेरे पास यहाँ पे क्या है, कोई केस दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ले लेता हूं, अगर यहाँ मेरे पास दिया हुआ है S1, ठीक है, S1 दिया हुआ है कितना, 200 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, 200 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब इसके बाद बोला है कि पहले 2 सेकंड में, मतलब t इज इक्वल टू यहाँ मेरे पास क्या आ गया, 2 सेकंड हो गया, या फिर t1 अगर मैं बोलूं तो ये हो गया t सेकंड हो गया। ठीक है, तो अब इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा ये हम लोग को जानना है ना। तो इसके इनिशियल वेलोसिटी के टर्म्स में इसका इक्वेशन लिख देते हैं, s इज इक्वल टू u t प्लस हाफ at स्क्वायर, ये इक्वेशन होता है, आप जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे S1 लिख देता हूं मैं, क्योंकि पहले केस के लिए बात कर रहे हैं।
T1 लिख देता हूँ इसके लिए मैं, और यहाँ पे भी T1 लिख देता हूँ। सारी वैल्यूज यहाँ मैं पुट कर दूं तो S1 की वैल्यू यहाँ पे क्या हुआ है, 200 सेंटीमीटर है। U की वैल्यू हम लोग को पता नहीं है तो U ही रहने देते हैं, और T की वैल्यू कितना है, 2 सेकेंड्स है, प्लस हाफ A की वैल्यू हम लोग को पता नहीं तो इसलिए रहने देते हैं, A ही रहने देते हैं। फिर 2 का क्या हो जाएगा यहाँ मेरे पास, इसका स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो 200 का क्या हो गया मेरे पास यहाँ पे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 200 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 2U प्लस यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास, इसको अगर ये वाला 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 जो है कट हो जाएगा तो 2A यहाँ पे बच जाएगा। तो इस इक्वेशन को मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि U प्लस A इज इक्वल टू हो गया मेरे पास 200। तो एक इक्वेशन हमारे पास आ गई है। चलो एक इक्वेशन आ गई। अब दूसरी इक्वेशन, दूसरी बात उसका क्या बोला है, पहले केस के लिए हम लोग ऐसे क्वेश्चन के साथ साथ स्टेप वाइज चलते रहिए, ठीक है। इसके दूसरे क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि एंड, दूसरे केस में आपको बोला है एंड 220 सेंटीमीटर इन नेक्स्ट 4 सेकंड, मतलब अगले 4 सेकंड में वो कितना हो गया, वो 220 सेंटीमीटर ट्रेवल कर लिया अगले 4 सेकंड्स में, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास जो केस 2 है उसके लिए जो सेकंड टोटल डिस्टेंस होगा, अब टोटल डिस्टेंस कितना कितना हो गया, पहले वो 200 सेंटीमीटर पहले ही चल चुका है, ठीक है। उसके आगे वो कितना चल चुका है, 220 सेंटीमीटर और चल गया, तो इसका जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना आ गया, 200 प्लस 220 इज इक्वल टू कितना आ गया, 420 आ गया, इज इक्वल टू कितना आ गया, 420 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद मैं टाइम यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसको सेंटीमीटर में लिख लेता हूँ यहाँ पे मैं। हाँ, यहाँ पे टाइम कितना हो गया, पहले 2 सेकंड तो वो चल ही चुका था, पहले 2 सेकंड, फिर नेक्स्ट 4 सेकंड बोला है, मतलब टाइम 2 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 प्लस 4, पहले 2 सेकंड चला था, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 सेकंड बोला है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे 4 सेकंड और बोल दिया, तो टोटल कितने सेकंड्स हो गए यहाँ मेरे पास, 6 सेकंड्स हो गए, ठीक है। तो ये वाली कहानी यहाँ तक हो गई, है ना। अब इसमें क्या है कि इसको भी वही हम लोग इनिशियल वेलोसिटी और ये सब के टर्म्स में हम लोग क्या कर लेते हैं, एक बार रख लेते हैं, है ना। अब इसको इनिशियल वेलोसिटी के टर्म्स में अगर रखा जाए तो S इज इक्वल टू, हम लोग को पता है ये वाला फॉर्मूला अपन लोग पहले से पढ़ते हैं, UT प्लस हाफ AT का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे सब में मैं 2 2 डाल देता हूँ क्योंकि सेकंड केस के लिए हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग के पास T की वैल्यू कितनी है, S की वैल्यू कितनी है अपने पास, S की वैल्यू अपने पास कितनी है, 420 है, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे T की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6, तो 6U यहाँ पे हो गया प्लस, ठीक है, हाफ AT स्क्वायर, मतलब हाफ फिर A और T मतलब 6 का स्क्वायर 36 को 2 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो यहाँ पे 18 इंटू A हो गया। तो इसी को मैं और कैसे लिख सकता हूँ कि U प्लस 3A इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा मेरे पास, अब यहाँ पे इक्वल्स टू आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 70 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को क्या कर दो, सॉल्व कर दो, ठीक है। इक्वेशन 1 एंड 2 को हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, सॉल्व कर देना। अब इसको अगर दोनों को मैं सॉल्व करूं तो क्या आएगा मेरे पास, अगर इसको आप एलिमिनेशन से कर सकते हैं या फिर आप इससे किससे कर सकते हैं, इसको कोई भी आपको जो भी मेथड आता होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 10th में पढ़े थे सारी चीजें, उनसे अपन लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 मिनट 70, ठीक है। तो अब इसको अगर दोनों को आप अगर सॉल्व करेंगे तो आपको इसमें यहाँ पे U की वैल्यू मिलेगी कितनी, 115 मीटर सेंटीमीटर पर सेकंड की मिलेगी, ठीक है। और A की वैल्यू यहाँ पे मिलेगी आपको निगेटिव मिलेगी कोई, ठीक है। आप इसको सॉल्व करके देखिएगा। तो यहाँ पे आप सिंपल आपको लगाना है लॉजिक, एकदम नॉर्मल ही अपना जो एलिमिनेशन मेथड है, देखिए U जो है वो नॉर्मली कट हो जाएगा और यहाँ पे से A और E इसको आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, -2 और 30, तो A की वैल्यू भी मैं यहाँ बताया था आपको, -15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो वहां से आप U की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या U की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 115 सेंटीमीटर पर सेकंड मिल जाएगी। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन जो है वो कौन सा सही होगा, हम लोग एक बार देख लेते हैं ऊपर, ठीक है। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर जो बी है कि 115 सेंटीमीटर पर सेकंड है, ये वाला जो ऑप्शन है उसमें आपको क्या हो जाएगा, ये वाला आपका इसका सही आंसर है, ठीक है। कोई परेशानी इसमें, आपको बेसिक ही बेसिक क्वेश्चंस आएंगे, आप मतलब एकदम ज्यादा आप ऐसा नहीं कि आपको जेई वेई के लेवल के जो क्वेश्चंस है वो आ जाएंगे, आपको बेसिक, आपको फॉर्मूलेज अगर पता है, आपको बेसिक मैथमेटिक्स ठीक है, तो आप जो है वो सारे क्वेश्चंस इसमें सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 bombs of 5 kg, 15 kg, 25 kg and 45 kg are fired from a cannon with the same velocity in the same direction, ठीक है। Which of the following option is right, यहाँ पे प्लूरल, नोट इज इक्वल टू इग्नोर
एयर रेजिस्टेंस, ठीक है। अब बोल दिया कि चार अपने पास मास है, 5 kg, 15 kg, 25 kg और 45 kg, सबको एक सेम वेलोसिटी से क्या हुआ है, सेम डायरेक्शन में फेंका गया, ठीक है। तो इसमें से क्या होगा, अब ये क्वेश्चन जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन का है, कि अगर मान लो ऐसा करके एक अपने पास एक ऐसा एक प्लेन है अपने पास, ठीक है, उसमें कोई भी बॉडी ऐसा जब मोशन करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन विथ सम एंगल वाले का ये वाला क्या है, क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसमें हम लोग को पता है कि आर टी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2u sin थीटा बाई जी। इस टी के फॉर्मूले में आपको कहीं पे भी जो मास की वैल्यू है वो दिख रही है क्या, मास की वैल्यू, एम की वैल्यू आपको यहाँ पे कहीं पे दिख रही है क्या, नहीं दिख रही है, क्योंकि जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता है, ठीक है। तो जहां पे भी मास वाला कहानी है, ठीक है, वो सारी क्या हो गई, गलत हो गई, ठीक है, सारी का क्या हो गया यहाँ पे अपने पास, गलत हो गया, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हो गया अपने पास, जहां जहां मास है वहां वहां वो वाले ऑप्शन को आप क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि टाइम का कोई रिलेशन ही नहीं है मास के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब आर का हम लोग एक फॉर्मूला देख लेते हैं, आर का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, ठीक है, रेंज का फॉर्मूला, ठीक है, किसका फॉर्मूला ये वाला, रेंज का फॉर्मूला है। अब रेंज क्या होगा, रेंज विल नॉट बी सेम, ठीक है। देखो मास अगर यहाँ पे क्या है, मास भी ये भी वाला जो फॉर्मूला है, जो रेंज का फॉर्मूला है वो भी क्या है, मास से पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है। अगर ये मास से इंडिपेंडेंट है तो अपने पास क्या हो जाएगा, मास से इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब सारे के जो रेंज है वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, रेंज विल नॉट बी सेम बोला, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या है, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब उसका एक ही ऑप्शन बच गया, ऑल बॉम्ब विल रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम, ठीक है। देखो सही बात है, क्योंकि मास के ऊपर तो डिपेंड कर ही नहीं रहा है, यू सेम है, सेम एंगल से फेंका जा रहा है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो हर जगह, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हर जगह सेम रहता है, टू भी कांस्टेंट अपने पास, तो टाइम कांस्टेंट क्या रहेगा, चारों के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसके लिए अपने पास जो आंसर है वो कौन सा सही हो जाना चाहिए, ए सही हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आप ऐसे आंसर्स को एलिमिनेट करके, आप ऐसे उसको ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी आप क्या कर सकते हैं, आंसर बता सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अपन लोग अगले क्वेश्चंस में जाते हैं। इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या था आपका, ऑप्शन नंबर ए था, ओके, ठीक है। इफ द मैग्नीट्यूड, अब क्वेश्चन नंबर 8 लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, क्या बोला, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर, द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर इज, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला, अगर दो वेक्टर्स हैं, अगर दो वेक्टर्स है, दोनों वेक्टर्स में आपके पास क्या है, दोनों वेक्टर्स का जो सम है और जो दोनों वेक्टर का जो डिफरेंस है, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। यहाँ पे डायरेक्शन की बात नहीं किया, किसकी बात की है, मैग्नीट्यूड की बात की है। दोनों के जो सेम मतलब जो वेक्टर्स का जो सम है और डिफरेंस है, दोनों का ही जो मैग्नीट्यूड है वो क्या बोला है, सेम है बोला है। तो आपके उन दोनों के बीच में एंगल क्या रहेगा, ये पूछा गया, ठीक है। तो ये आसान क्वेश्चन है, इसको भी आप आराम से कर सकते हैं। मान लो मैं दो वेक्टर कंसिडर कर लेता हूँ, एक मान लो कर लेता हूँ P और एक मान लो कर देता हूँ मैं Q, ठीक है। आप ए भी कंसीडर कर सकते हैं, कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं। तो बोला है कि दोनों का जो समेशन का है, दोनों के जो वेक्टर समेशन है या फिर दोनों का जो रिजल्टेंट है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, दोनों के डिफरेंस के मैग्नीट्यूड के क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो P माइनस Q का जो मैग्नीट्यूड है वो P प्लस Q के मैग्नीट्यूड के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है, यही बोला है। अब रिजल्टेंट का आप यहाँ पे क्या लगा लीजिए, फॉर्मूला लगा लीजिए, एकदम सिंपल क्वेश्चन, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2 PQ cos ऑफ थीटा होता है, ये फॉर्मूला अपन पढ़े हुए है ना। अब माइनस के लिए क्या हो जाएगा, ये वाला P स्क्वायर माइनस Q, सॉरी P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर का अगर मैं जब भी करता हूं तो क्या होता है, वो पॉजिटिव ही आता है हमेशा। यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2PQ इज इंटू कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वायर अगर दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों स्क्वायर रूट जो है वो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या मिल गया मेरे को, यहाँ पे P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 2PQ cos ऑफ थीटा आ गया, ठीक है। ये P स्क्वायर और P स्क्वायर दोनों साइड से आप क्या कर दीजिए, काट दीजिए, Q स्क्वायर और Q स्क्वायर भी काट दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, देखिए 2PQ cos थीटा, है ना। ये माइनस 2PQ cos थीटा जो था उसको मैं इस साइड लेके आ जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, प्लस 2Q cos प्लस 2PQ cos थीटा इज इक्वल टू क्या बच गया मेरे पास, 0। इसका मतलब यहाँ पे से आ गया मेरे पास 4PQ cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो cos की कौन सी वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। तो यहाँ से हम लोग बता सकते हैं कि cos की जो 90 वाली जो मतलब cos 90 डिग्री जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 90 डिग्री आ गई। इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये वाला भी एकदम सिंपल क्वेश्चन था, आपको एक ही फॉर्मूला यहाँ पे याद रखना था कि रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, जो कि है अपने पास क्या,
r इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos थीटा है। तो यहाँ पे मैंने दो वेक्टर लिए थे p1 और p और q, तो दोनों का मैंने रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाया, दोनों को इक्वेट किया और यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये आंसर आ गया थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन जो भी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, समझ में आ गया, तो ये इजी क्वेश्चन था। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन कवर्स डिस्टेंस s इन टाइम इंटरवल t। ठीक है, s असल में इस क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे एक मॉडिफिकेशन कर लो कि वाला s1 होना चाहिए आई थिंक। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में यहाँ पे s1 और s2 के बीच में रिलेशन दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, s1 होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे टाइम जो है वो टाइम को t ही ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि अगर कोई कार जो है वो रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, तो आप सबसे पहले जब भी रेस्ट आप देखें तो एक सबसे पहला काम करें कि u इज इक्वल्स टू 0 आप डाल लें। जब भी आप रेस्ट से अगर कोई भी चीज मोशन करना चालू कर रही है या फिर रेस्ट से बढ़ना चालू कर रही है, तब आप क्या करेंगे, u इज इक्वल टू 0 करेंगे, क्योंकि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, हर बार 0 हो जाती है जब भी वो रेस्ट से चालू होता है तब। ठीक है, इसके बाद क्या बोला है, इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ s2 इन नेक्स्ट सेम टाइम इंटरवल। सेम टाइम इंटरवल, ये वाली लाइन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, इन नेक्स्ट सेम टाइम इंटरवल एट द सेम एक्सेलरेशन, और क्या बोला है, सेम एक्सेलरेशन। ठीक है, द स्टेटमेंट विच इज ट्रू इज। ठीक है, तो एकदम सिंपल सा ये वाला क्वेश्चन एक बार कर लेते हैं कि s1 इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। ठीक है, टी यहाँ पे टी टाइम इंटरवल है, यू जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है, और हाफ ए टी स्क्वायर, ए यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन आपके पास। अब यहाँ पे यू जो है वो अगर 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, 0 हो गया। तो s1 इज इक्वल टू मेरे पास आ गया, क्या आ गया, हाफ ए टी स्क्वायर आ गया। ठीक है, ए टी स्क्वायर आ गया। ओके, अब यहाँ पे s2 की अगर मैं बात करूं, s2, ठीक है, इट कवर्स s2 डिस्टेंस इन नेक्स्ट सेम टाइम इंटरवल, मतलब टाइम इंटरवल फिर से सेम लेना है, हाफ ए टी स्क्वायर, फिर ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो s2 इज इक्वल टू हो गया मेरे पास हाफ ए टी स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर क्या नाम दे दीजिए, 2 नाम दे दीजिए, है ना। अब दोनों इक्वेशन को क्या कर दूंगा, मैं डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, दोनों को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो s1 डिवाइडेड बाई s2 इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, मैं हाफ ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये वाली कट हो गई वैल्यू, ये वाली वैल्यू कट हो गई, तो s1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, s2। ठीक है, यहाँ पे से ये इसको अगर मैं डिवाइड कर दूंगा टोटल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस s2 को यहाँ पे जाकर मल्टीप्लाई कर दिया तो s1 इज इक्वल टू क्या हो गया, s2 आ गया। तो इसका ऑप्शन आपका कौन सा वाला सही था, ऑप्शन नंबर ए सही था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा एक इसमें एक करेक्शन था कि s को जो है वो यहाँ पे s ले लिया था और ऑप्शन में s1 दिया हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ पे छोटा सा करेक्शन कर लिया कि s1 जो है वो उसका डिस्टेंस होगा शुरू वाले इंटरवल में। ठीक है, ठीक है, तो अपन अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसमें दिया हुआ है 2 ट्रेन्स 121 मीटर 99 मीटर इन लेंथ आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, दो ट्रेन है, एक का लेंथ है 121 मीटर और दूसरे का जो लेंथ है वो कितना है, 99 मीटर गिवन है। ठीक है, और दोनों क्या है वो अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रहे हैं, मतलब एक अगर इस डायरेक्शन में रन कर रहा है तो एक अगर दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में रन कर रहा है। ठीक है ना, विथ वेलोसिटी ऑफ कितना 40 किलोमीटर पर आवर एंड 32 किलोमीटर पर आवर। दोनों की वेलोसिटी क्या दिया हुआ है, 40 किलोमीटर पर आवर दिया पहले वाले ट्रेन की, दूसरे वाले ट्रेन की कितना दिया हुआ है, 32 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। ठीक है, अब दोनों क्या बोला है, दे विल कंप्लीटली क्रॉस ईच अदर एट, हम लोग पूरी तरीके से एक दूसरे को कब तक क्या कर लेंगे, कंप्लीटली क्रॉस कर लेंगे। तो इसमें हम लोग को ध्यान देना होगा कि ये वाला एक यहां से जब वो यहां पे रहेंगे, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट यहां से लेके यहां तक कि उनको पूरा डिस्टेंस कवर करना है ना। मतलब ये अगर ये एक मेरा ट्रेन ए है और ये वाला ट्रेन बी है, तो ये दोनों जब स्टार्ट होंगे, जब दोनों एक पॉइंट पे पहुंचेंगे, वहां से उनको पूरे क्रॉस करते रखे, मतलब पूरा ये टेल टू टेल उन लोगों का क्या होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितना हो जाएगा, पहले ट्रेन की लेंथ कितनी है 121 मीटर है ना, दूसरे ट्रेन की जो लेंथ है वो कितनी है 99 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका 220 मीटर्स हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू यहाँ पे अगर मैं लिखूं टोटल डिस्टेंस, ठीक है, इज इक्वल टू मैं आप क्या ले सकता हूँ 220 मीटर्स लिख सकता हूँ। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या बोला है कि इसकी वेलोसिटीज के बारे में हम लोग को कोई इंफॉर्मेशन गिवन है कि जो v1 गिवन है, जो पहला वाला जो वेलोसिटी है वो क्या गिवन है 40 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है,
40 किलोमीटर कितना दिया, 40 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ। इसको अगर आप मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। मीटर पर सेकंड में इसको अगर आप चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो लेंथ है इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि जो लेंथ है वो यहाँ पे क्या है, मीटर में गिवन है, और जो टाइम है अपने पास किस में गिवन है, वो सेकंड्स में गिवन है, लेकिन जो वेलोसिटी वो हम लोग किलोमीटर पर आवर में गिवन है। तो सबसे पहले आप जीवन जब भी लिखे तो उस टाइम पे आप क्या कर लें कि अपना ये जो यूनिट जो कन्वर्जन है वो वहीं पे परफॉर्म कर ले, ताकि आपको आगे चल के कंफ्यूजन ना हो। क्या होता है कि अपन इसी में अपन लोग बना लेंगे 40 किलोमीटर पर आवर, और ऐसा कुछ हम लोग बना लेंगे 40 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर 32 किलोमीटर पर आवर को कंसीडर करके हम लोग बना लेंगे, और हमारा ऑप्शन जो है वो गलत आएगा, और वो गलत ऑप्शन भी आपके वहां पे ऑप्शन में रहेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है, वो जो गलत ऑप्शन भी है वो भी आपके ऑप्शन में क्या रहेगा, रहेगा। तो आप तुरंत में क्या करेंगे, उस वाले आंसर को आप टिक लगाएंगे और उसके फिर आगे बढ़ जाएंगे, है ना। लेकिन ये गलती हम लोग को नहीं करनी है। हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि सारे यूनिट जो है वो एक ही सिस्टम में है कि नहीं, है ना। तो अपन सारे को SI यूनिट्स में यहाँ पे क्या कर लेना, अपने को कन्वर्ट कर लेना है। उसके बाद अपने को क्या करना है, क्वेश्चन में हम लोग को आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इसमें 40 किलोमीटर पर आवर बोला हुआ है, ठीक है। 40 किलोमीटर पर आवर यहाँ पे बोला हुआ है, तो उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, जब 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 11.11 मीटर पर सेकंड आएगा, ठीक है। 11.11 मीटर पर सेकंड आएगा। वैसे ही V2 जो गिवन है वो कितना गिवन है, 32 किलोमीटर पर आवर गिवन है। इसको आप 5/18 से मल्टीप्लाई करके करेंगे तो 8.88 मीटर पर सेकंड आएगा, ठीक है। अब दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी जो है, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगी इसकी, ये हो जाएगी अपने पास 40 किलोमीटर पर आवर प्लस 32 किलोमीटर पर आवर, मतलब कितना, 11.11 मीटर पर सेकेंड प्लस कितना, 8.88 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये वाली कितनी हो गई। अब इसमें कितना हो गया अपने पास, कितना हो गया वाला टोटल, इसका आ जाएगा 19.99 समथिंग आएगा ये, कि उसके बाद फिर इसको अपन लोग कितना ले लेते हैं, 20 मीटर पर सेकेंड कंसिडर करके चल लेते हैं, ठीक है, ताकि ऑप्शन आपका एकदम एग्जैक्टली मैच कर जाए, ठीक है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, आपके पास वेलोसिटी है, आपके पास डिस्टेंस है, आपको पता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू होती है क्या, डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, टाइम इज इक्वल टू आएगा डिस्टेंस बाय वेलोसिटी आ जाएगा। आपके पास यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना है, 220 है, टोटल डिस्टेंस आपके पास 220 है, और टोटल आपके पास वेलोसिटी, यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी कंसीडर करिए यहाँ पे लोग, तो यहाँ पे कितनी है, वो 20 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। ये कटा, ये कटा, ये कितना हो जाएगा, ये वाला 11 सेकंड्स लेंगे, मतलब उन लोग को पूरी तरीके से एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए कितना लगेगा, 11 सेकंड्स लगेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है, ऑप्शन ए है, वो आपका क्या है इसमें करेक्ट है, ओके, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आपको क्लियर था। इसमें आपका इंपॉर्टेंट था सबसे मेन, इसमें आपका इंपॉर्टेंट जो था वो था ये जो यूनिट कन्वर्जन था वो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट था। अगर आप यूनिट कन्वर्जन नहीं करते तो आपका मोस्ट प्रोबेबली जो आंसर है वो 3 आता, लेकिन जो कि क्या हो जाता अपने पास, गलत हो जाता, है ना। लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पे सेकंड्स में निकालना है, तो आपको सारे जो क्वांटिटीज है उसको एक ही सिस्टम में आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, a man stands at a distance d meter behind a bus which moves forward with a constant acceleration a, ठीक है। एक आदमी है ना, एक आदमी, यहाँ पे एक बस है जो आगे बढ़ रही है, उससे d डिस्टेंस दूरी पे क्या हुआ है, एक दूसरा आदमी खड़ा हुआ है, एक आदमी खड़ा हुआ है। यहाँ पे बस है, वो a एक्सेलरेशन से क्या कर रही है, आगे बढ़ रही है, a एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रही है रुक के, ठीक है। और क्या होगा कि ये जो आदमी है वो से d डिस्टेंस पीछे खड़ा हुआ है। he starts running at a constant speed v, ठीक है, मतलब ये भी क्या कर रहा है, अभी ये कांस्टेंट स्पीड v से आगे बढ़ना चालू कर रहा है। यहाँ से d डिस्टेंस दूर है ना, याद रखना, ठीक है। ये कांस्टेंट डिस्टेंस कितना आगे बढ़ रहा है, ये v से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। द मिनिमम स्पीड ऑफ द पैसेंजर सो दैट ही कैन कैच द बस, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है कि एक जो बस है वो a एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रही है, 0 से लेके आगे बढ़ना चाह रही है, ठीक है। और उसके बाद जो अपने पास एक जो पैसेंजर है वो क्या कर रहा है, वो आगे बढ़ना चाह रहा है, ठीक है। वो भी उसको जाके उस बस को पकड़ना चाह रहा है। तो ये कितने कांस्टेंट स्पीड से वो क्या करेगा, दौड़ेगा, ताकि वो इस स्पीड बस को क्या हो पाए, पकड़ पाए, ठीक है। ये सबसे बड़ा यहाँ पे सवाल है, यहाँ पे, है ना। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब जब जैसे जैसे ये जो आदमी है, यहाँ पे जो पैसेंजर है, ठीक है, वो आगे बढ़ेगा, उतने में ये भी आगे बढ़ जाएगा, उतने में क्या बढ़ जाएगा, ये वाला जो बस है वो भी क्या बढ़ जाएगा, थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा, है ना। इसलिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इस चीज को क्या कंसीडर करके चलना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कि टाइम इंटरवल टी में, फॉर टी टाइम, फॉर टी
टाइम जो मेरा बस था वो थोड़ा आगे बढ़ गया, ठीक है, मेरा बस हो गया वो क्या कर गया, वो आगे बढ़ गया। तो एक इक्वेशन लगा लो, मान लो कितना डिस्टेंस आगे बढ़ा, वो x1 डिस्टेंस आगे बढ़ गया, ठीक है। आप, मैं पूरी तरीके से लिख नहीं रहा उसको, बस आप देख लीजिएगा कि t टाइम में वो कितना डिस्टेंस आगे बढ़ गया है, वो x1 डिस्टेंस क्या हो गया, वो आगे बढ़ गया। तो इक्वेशन ऑफ मोशन के हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास कि x1 इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है, ठीक है, हाफ at स्क्वायर होता है। अब अपने को तो पता है यहाँ पे कि u की वैल्यू क्या है मेरे पास 0 है, क्योंकि वो रेस्ट से चालू हो रहा है, तो हाफ at स्क्वायर हो गया मेरे पास। तो यहाँ पे कितना बच गया मेरे पास, ये वाला हाफ at स्क्वायर बच गया। तो x2 की वैल्यू हम लोग को यहाँ पे क्या मिल गई, हाफ at स्क्वायर मिल गई, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या है अपने पास कि अब जो मेरा पैसेंजर है वो भी आगे बढ़ना चालू करेगा। कौन आगे बढ़ना चालू करेगा, यहाँ से हमारा जो पैसेंजर है वो भी आगे बढ़ना चालू करेगा। फॉर पैसेंजर यहाँ पे लिख लेते हैं, फॉर, ठीक है, फॉर पैसेंजर हम लोग यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे क्या हो गया मेरे पास कि अगर पैसेंजर जो है वो आगे बढ़ रहा है, कितना डिस्टेंस आगे बढ़ेगा वो, मान लो उसका जो डिस्टेंस है वो x2 हो गया, मान लो, ठीक है, वो कितना हो गया, वो x2 हो गया, ठीक है। x2 डिस्टेंस वो आगे बढ़ के वो क्या किया, वो उसको पकड़ा है, बस को वो x2 डिस्टेंस आगे बढ़ के वो पकड़ा है, ठीक है। मान लो उसकी जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी, u थी, और टाइम वो मान लो t लिया था, उतने टाइम में, पर्टिकुलर टाइम में क्या हो गया, वो पहुंच गया वहां तक के, ठीक है ना। तो x2 इज इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास, यहाँ पे ut हो गया, x2 इज इक्वल टू यहाँ मेरे पास क्या हो गया, u into t। देखो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, तो वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। यहाँ तक के समझ में आ गया। अब इसके बाद अपने को क्या करना है कि टोटल डिस्टेंस वो कितना कवर किया, देखो पहले d डिस्टेंस पीछे तो था ही वो, ठीक है, उतने में जो मेरी बस है वो x1 डिस्टेंस और आगे बढ़ गई होगी, है ना। इतना टोटल डिस्टेंस वो किसको कवर करना पड़ेगा, बस को कवर, उस इंसान को कवर करना पड़ेगा या उस पैसेंजर को कवर करना पड़ेगा, तभी जाके क्या कर पाएगा वो उस बस को पकड़ पाएगा। तो ये वाली लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरे क्वेश्चन में ये है। ये सब तो आप कर लेंगे, लेकिन ये वाली जो लाइन है आप जब समझ गए तो ये पूरे क्वेश्चन आपको बन जाएगा। क्या कि सबसे पहले वो डी डिस्टेंस पीछे पहले से ही वो खड़ा हुआ था, क्वेश्चन में बोला ना कि अ मैन स्टैंडिंग एट डी डिस्टेंस बिहाइंड, ठीक है, डिस्टेंस डी बिहाइंड अ बस, ठीक है। तो डी डिस्टेंस को पहले इसको कवर करना पड़ेगा, प्लस जब तक कि वो दौड़ेगा, जितने टाइम इंटरवल में वो दौड़ेगा उतने टाइम इंटरवल में क्या हो जाएगा, उतने ही टाइम इंटरवल में, इसी कारण मैंने यहाँ पे टी और टी क्या लिया, सेम लिया, ठीक है, उतने ही टाइम इंटरवल में क्या हो जाएगा मेरे पास, ये जो बस है वो भी आगे बढ़ जाएगी। तो उसको टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा, जितना वो पहले से पीछे था और जितना बस वो आगे बढ़ गई उतना, और दोनों को मिला के, तो डी प्लस x1 इज इक्वल टू x2, ठीक है। अब इस वाले इक्वेशन में सारी वैल्यूज क्या कर दो, x1 और इस सब की वैल्यूज क्या कर दो, रख दो, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरे पास, इसमें क्या हो जाएगा मेरे पास, अब यहाँ पे आ गया अपने पास d प्लस x1 इज इक्वल टू x2, है ना, d प्लस x1 इज इक्वल टू x2 हो गया। तो d प्लस x1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है मेरे पास, हाफ a t स्क्वायर है, इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, अब इज इक्वल टू आ गया मेरे पास यहाँ पे x2 की वैल्यू है ut, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। और आप अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो एक फॉर्मूला आपको याद होगा, मतलब सॉरी, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, है ना। तो उस वाले फॉर्मूले में अगर आप रखेंगे तो u प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ u स्क्वायर माइनस 2d, ठीक है, 2d डिवाइडेड बाई 2ad, सॉरी 2ad, है ना, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे देखिए a है ना, a है और d भी है, 4ac, ठीक है, 4ac, है ना। तो यहाँ पे 4 की जगह में क्या होगा, यहाँ पे a की जगह में यहाँ पे आ जाएगा 1/2a आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या हो गया मेरे पास, यहाँ पे डिवाइडेड बाई a, डिवाइडेड बाई 2a का, यहाँ पे तो 2a का अगर हम लोग रखेंगे तो a आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो t की वैल्यू है ना, अब जो t की वैल्यू है वो रियल होने के लिए हमारे पास कंडीशन क्या था कि u स्क्वायर इज इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन क्या होना चाहिए मेरे पास, 2da होना चाहिए, है ना। तो मिनिमम स्पीड के लिए मैं इज इक्वल टू ले लेता हूँ, 2da का यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट हो जाएगा, है ना। उसको मिनिमम स्पीड कितना फॉलो करना पड़ेगा उसको, u इज इक्वल टू रूट ओवर 2a d के स्पीड से उसको भागना पड़ेगा, तब जाके वो क्या बन कर पाएगा, वो कर पाएगा। इससे ज्यादा स्पीड में भी वो ट्रेवल करेगा तो वो क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा, ठीक है कि नहीं, वो ज्यादा क्या हो जाएगा, इससे ज्यादा स्पीड में क्या हो जाएगा, वो ट्रेवल करेगा तो भी वो पहुंच जाएगा। लेकिन क्या होगा अपने पास, हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन में बोला हुआ है कि मिनिमम स्पीड कितना है, तो मिनिमम स्पीड के लिए ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। कोई परेशानी इसमें, है ना। तो यहाँ पे आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो थोड़ा बहुत नॉलेज है वो होना जरूरी था, और ये वाला जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है जो मैं यहाँ अंडरलाइन करके रखा हुआ है, ठीक है, वो वाला जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर ये क्वेश्चन आपके लिए ज्यादा टफ नहीं था, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड है, ठीक है। अब आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12, पुलिंग अ रोलर इज इजियर देन पुशिंग इट, ठीक है। यहाँ पे ये बोल दिया है
कंडीशन जो है वो गिवन है कि जो पुलिंग, अगर एक रोलर को हम लोग अगर क्या करते हैं पुल करते हैं, वो इजी होता है पुश करने से। ठीक है, तो इसको आप पढ़े होंगे, ये वाला एक अलग से टॉपिक है। ठीक है, ये वाला टॉपिक जो है वो वेक्टर कंपोनेंट में, वेक्टर वाले चैप्टर में भी है, और ये वाला वो जो टॉपिक है वो आपका लॉज ऑफ मोशन में भी है, कि आपको जो पुल है वो पुश से क्या होता है, हमेशा इजियर होता है। तो आप वहां देखे होंगे कि जब भी हम लोग पुश करते हैं तो उसका एक कंपोनेंट जो है, एक कंपोनेंट जो वेट का होता है, तो एक कंपोनेंट जैसा करके हम लोग करते हैं, जो वेट का जो कंपोनेंट होता है उसके साथ में एक और जो ये पुश का जो कंपोनेंट है वो ऐड हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो भी cos थीटा वाला कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, यहाँ पे ऐड हो जाता है। इसलिए यहाँ पे जो वेट है, जो इफेक्टिव वेट है मेरा, वो क्या होता है, बढ़ जाता है कि नहीं। इसलिए हम लोग को पुशिंग जो है वो क्या होता है, हम लोग को थोड़ा सा हार्डर लगता है, हम लोग को जो थोड़ा टफ लगता है कि नहीं। लेकिन वहीं पे अगर मैं इसको पुल कर दूंगा, अगर यहाँ पे मैं इसको ऐसे करके पुल कर दूंगा, ठीक है, आप ये पढ़े होंगे, तो यहाँ पे नीचे mg लगेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास, ऊपर में इसका ये वाला फोर्स का जो है वो कंपोनेंट लगेगा। अगर ये थीटा तो ये वाला एफ साइन थीटा समथिंग कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो इफेक्टिव वेट है वो mg है, वो उसको कौन काउंटर कर दे रहा है, एफ साइन थीटा काउंटर कर दे रहा है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगे। इसलिए हम लोग को क्या कर लगता है, पुशिंग जो होता है वो क्या होता है, हम लोग के लिए जनरली क्या होता है, ईजी होता है। ठीक है कि नहीं, जनरली हम लोग के लिए क्या होता है, वो ईजी होता है। इसलिए हमारे लिए यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि पहला ऑप्शन देख लो, when we pull a roller the vertical component of the pulling force act in the direction of weight। ये तो गलत हो गया, क्योंकि ये किसमें होता है, ये वाला पुशिंग का केस है, तो ये वाला ऑप्शन जो है हमारे लिए रॉन्ग है ना। the vertical component of the pulling force act in the opposite direction of the weight। ठीक है, act in the opposite direction of the weight मतलब क्या होगा, opposite direction of the weight में लग रहा है, देखो जी नीचे वेट का डायरेक्शन नीचे लग रहा है और फोर्स ऊपर लग रहा है, तो ये वाला ऑप्शन हम लोग को थोड़ा ठीक लग रहा है। बाकी दो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, उसके बाद अपन लोग इसको देख लेंगे। अगर बाकी दो ऑप्शन में कुछ हम लोग को मिला तो आगे कुछ इसका हम लोग एनालिसिस कर लेंगे, लेकिन उसके बाद अगर नहीं मिला तो इस वाले ऑप्शन को हम लोग क्या कर लेंगे, सही कर लेंगे। ऑप्शन नंबर सी पढ़ते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में तो यहाँ पे बात ही नहीं किया गया। इट इज पॉसिबल इन केस ऑफ रोलर ओनली, ये भी इरिलेवेंट है। ये सारा ये जो ऑप्शन है सारे क्या मेरे पास इरिलेवेंट है ना। अपने पास ऑप्शन नंबर बी ही क्या है जो मेरे पास सही है। तो इस वाले क्वेश्चन का आपके पास आंसर क्या है, आंसर बी आपका जो है वो सही है। ठीक है, ये वाला भी एक सिंपल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। उसके बाद अगर आपको इसका डेरिवेशन याद है तो आप बता सकते हैं। अगर आप नॉर्मल ऐसा रट के आ गए हैं कि पुलिंग जो होता है वो इजी होता है सर, और पुशिंग जो होता है वो टफ होता है सर, ऐसा करके आप अगर याद कर लेंगे तो आपको ये ऑप्शन में कुछ भी है वो समझ में नहीं आएगा। लेकिन आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है कि कहाँ पे एफबीडी किसका कैसे बनता है, उसके बाद फिर उसमें नीचे कौन लगता है, ऊपर कौन लगता है, कौन किसको काउंटर कर रहा है, तो आप ये वाला क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, इसलिए आपके लिए जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट को जानना, बेसिक डेरिवेशन को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देख रहे हैं, बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम। ठीक है, मतलब m1 मान लो दे दिया गया है 10 ग्राम। इसको अगर मैं यहीं पे ही किस में कन्वर्ट कर दूं, मैं इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर दूं तो 0.01 kg हो जाएगा ये। ठीक है, अगर आप इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे तो। ठीक है, फायर्ड फ्रॉम द गन ऑफ मास 1 kg, मतलब m2 की वैल्यू कितनी गिवन है, 1 kg गिवन है। ठीक है, अब उसके बाद जो गन की वेलोसिटी है, द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन 5 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, मतलब v2 इज इक्वल टू, ऐसा आप साथ 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 क्या करिए कीजिए, गिवन लिखते चला कीजिए। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ इसका 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो मेरे को फाइंड यहाँ पे करना है v1 की वैल्यू। ठीक है, अब इसके बाद है ना अपन लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा देते हैं कि मोमेंटम पहले और मोमेंटम बाद में हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। तो m2 v2, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 हो जाएगा, है ना। हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है v1 की वैल्यू। क्या बोला, द वेलोसिटी ऑफ मसल, तो हम लोग को निकालना है v1 इज इक्वल टू m2 v2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा मेरे पास m1। ठीक है, सारी वैल्यूज यहाँ रख लो। m2 की वैल्यू कितनी है, 1 kg है ना। v2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 5 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, और उसके बाद डिवाइड में क्या लिखूंगा यहाँ पे, m1 की वैल्यू जो है वो कितनी है, 0.01 kg। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 500 मीटर पर सेकंड आएगा। मतलब वेलोसिटी ऑफ मसल आपकी कितनी आ गई, 500 मीटर पर सेकंड आ गई। यहाँ पे आप ये क्वेश्चन जो था वो किसका था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। ठीक है, तो आप m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 कर लेंगे तो आपका इसमें आंसर क्या है जो वह सही आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या है, डी सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, अ ब्लॉक इज एट रेस्ट ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन मेकिंग एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, एज द एंगल अल्फा इज इंक्लाइंड as angle alpha of the inclination is increased, the block just start slipping when the angle of inclination become theta। तो ये बहुत ही ज्यादा मतलब आपका बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोला है, becomes theta। ठीक है, then the
कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन इज। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन। आपको एक एंगल पढ़े होंगे जिसका नाम है एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज में आपने क्या पढ़ा होगा कि अगर आप, जैसे कि आपके पास ये एक इंक्लाइंड प्लेन है आपके पास, ठीक है, और इसका एंगल क्या है, थीटा है मान लीजिए, है ना। इस थीटा को जैसे जैसे हम लोग बढ़ाएंगे तो एक पॉइंट के बाद जो मेरा यहाँ पे जो बॉडी है वो इसके फ्रिक्शन को क्या कर जाएगी, ओवरकम कर जाएगी, और क्या करना चालू हो जाएगी, नीचे स्लाइड करना चालू कर जाएगी। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, उस पर्टिकुलर एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। और वहां पे क्या आता है, म्यू इज इक्वल टू टेन थीटा आता है। ठीक है, ये एंगल ऑफ रिपोज का एक छोटा सा फॉर्मूला था, आपने ये पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसका वाला ऑप्शन आप सीधा सीधा एक देख के इसको टिक लगा सकते थे कि यहाँ पे साइन कॉस या फिर थीटा से इंडिपेंडेंट ऐसा कुछ नहीं होता, थीटा से तो डिपेंडेंट हो गई, तो ये वाला ऑप्शन आपका ऐसे ही गलत हो गया। ठीक है, साइन कॉस का रिलेशन नहीं होता है, किसका रिलेशन होता है, टेन थीटा का रिलेशन होता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, टेन जो है, सी जो है वो सही है, टेन थीटा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, अ कार मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड, ठीक है, मे बी थ्रोन आउट ऑफ द रोड इन टेकिंग अ टर्न। देखो सबसे पहली बात, जब भी कोई भी जो बॉडी है वो जब टर्न लेती है, ठीक है, एक सर्कुलर रोड में जब वो क्या करती है, वो टर्न लेती है, जैसे ही वो टर्न लेना चालू करती है तो क्या करती है, उसमें उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है जो कि उसको आउटवर्ड ढकेलने का कोशिश करता है। ठीक है, अगर आपका जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, आपके जो टायर के बीच में जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, ठीक है कि नहीं, वो जो है वो क्या है अपने पास, वो अगर ठीक है, अगर वो ठीक है, वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स अगर वो क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है अंदर की तरफ, सेंट्रीफ्यूगल को काउंटर करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर वो क्या कर रहा है, वो हम लोग को प्रोवाइड कर रहा है, तो आप जाके बच जाएंगे। लेकिन आप अगर वो नहीं हुआ, ठीक है, अगर ये नहीं हुआ, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स उसको नहीं मिला, तो क्या हो जाएगा, वो बाहर आ जाएगा। तो इसमें आपको सेंट्रीपिटल फोर्स वाला ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, कि इसमें जो है ड्यू टू द लैक ऑफ प्रॉपर सेंट्रीपिटल फोर्स, वहां पे प्रॉपर सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता नहीं है, इसलिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो क्या हो जाता है, वो बड़ा हो जाता है और वो जाके उसको बाहर ले जाता है। ठीक है, समझ में आ गया, ये वाला इसका ऑप्शन इसलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ड्यूरिंग इनइलास्टिक कोलिजन, क्वेश्चन नंबर 16 देख रहे हैं अपन लोग, ड्यूरिंग इनइलास्टिक कोलिजन बिटवीन टू बॉडीज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज ऑलवेज रिमेन कंजर्व्ड। ठीक है ना। अब इसमें क्या बोला है, दो बॉडी के बीच में इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा है। ठीक है, दो बॉडी के बीच में क्या हो रहा है, इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा है। अब इनइलास्टिक कोलिजन, दो टाइप के कोलिजन होते हैं, इलास्टिक और इनइलास्टिक। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम दोनों ही हमेशा क्या होता है, कंजर्व्ड रहता है। लेकिन इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि मोमेंटम तो हर जगह ही कंजर्व्ड रहेगा, है ना, लेकिन काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या रहती है, कंजर्व्ड नहीं रहती है। तो यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी तो कंजर्व होगी नहीं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या टाइप की मैकेनिकल एनर्जी है, वो कंजर्व है नहीं, तो अगर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं, काइनेटिक एनर्जी भी नहीं होगी। स्पीड जो है वो कंजर्व नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारा लॉस अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, तो स्पीड भी क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन में नहीं होगा। आंसर क्या होगा यहाँ पे, टोटल लीनियर मोमेंटम ही हमेशा यहाँ पे क्या रहेगा हमेशा, क्या रहेगा यहाँ पे, हमेशा कंजर्व रहेगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से भी इसको बना सकते थे कि हमेशा कोलिजन से पहले भी, कोलिजन से बाद भी क्या होता है अपने पास, जो लीनियर मोमेंटम है वो हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। ठीक है, तो आपका आंसर नंबर, क्वेश्चन नंबर 16 का जो ऑप्शन था वो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, वो सही है। ठीक है, अब इसके बाद 17th वाला क्वेश्चन है, वो आपको देख के बनाने वाला क्वेश्चन है, कि अगर मान लो यहाँ पे बोला है, अ बॉडी ऑफ मास 1 kg is rotating in a circular path of radius 1 meter with constant velocity of 5 revolution per second। ठीक है, वर्क डन इन कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन, मतलब अगर मान लो एक सर्कुलर ऐसा करके पाथ है, अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल बना दूं, ऐसा करके एक सर्कुलर पाथ है, तो इसके बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। चलो एक और फॉर्मूला लिख लेते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू टाउ इनटू थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट 0 है, क्योंकि एक पॉइंट से निकला दूसरे पॉइंट पे पहुंच गया, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0। ठीक है, थीटा भी कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा, 360 डिग्री मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो थीटा भी क्या हो गया आपके पास 0 हो गया, मतलब हमारे पास दोनों ही कंडीशन में, दोनों ही फॉर्मूलेज में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट भी 0 आ रहा है और थीटा भी 0 आ रहा है, तो वर्क डन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन में हमेशा वर्क डन क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी ही क्या होगा, सही होगा। ठीक है, इसके बाद अगला आपका जो क्वेश्चन नंबर 18, which of the following is equal with न्यूटन मीटर। ठीक है, तो आप देख लीजिए, हॉर्स पावर पावर की यूनिट है, हॉर्स पावर पावर की यूनिट है, कैंसिल हो गया, वॉट भी जो है पावर की यूनिट है, पास्कल जो है वो प्रेशर की यूनिट है ना, तो ये भी क्या हो गया अपने पास, कैंसिल हो गया, है ना। अब इसके बाद अपने पास बचा क्या, जूल। जूल किसकी यूनिट है, एक बार यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी का जो यूनिट होता है क्या होता है, जूल होता है। फोर्स का होता है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का मीटर, तो क्या हो गया न्यूटन मीटर, मतलब जूल इज इक्वल टू क्या होता है, 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर होता है।
तो न्यूटन मीटर के इक्वल यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए है जूल, वो इसका क्या है, सही आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। ये आपका एक और इजी क्वेश्चन था। यहाँ के जो कुछ कुछ क्वेश्चन है वो ज्यादातर वो आपको ऐसे ही मिलेंगे कि देख के आप इसके आंसर आप आसानी से बता सकें। ठीक है, अब उसके बाद बुलाया a wheel of mass 2 kg having practically all the mass concentrated along the circumference of the circle, ठीक है, of radius 20 centimeter, ठीक है, it is rotating on its axis with an angular velocity of, मतलब यहाँ मैं लिख लेता हूँ, given लिख लेता हूँ, angular velocity of 100 रेडियन पर सेकंड, the rotational kinetic energy। देखो न्यूमेरिकल बनाने का तरीका, सबसे पहले आप गिवन लिखिए, मास की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, मास की वैल्यू आपको गिवन है 2 kg गिवन है, ठीक है, और उसके फिर आपको रेडियस की वैल्यू कितनी गिवन है, रेडियस की वैल्यू गिवन है 20 सेंटीमीटर, या फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 0.2 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ उसको मैं, सॉरी मीटर लिख सकता हूँ उसको, 0.2 मीटर लिख सकता हूँ। आप तुरंत में एसआई में कन्वर्ट कर लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा आपके लिए। ओमेगा इज इक्वल टू आपको क्या गिवन है, मतलब एंगुलर वेलोसिटी आपको क्या गिवन है यहाँ पे 100 रेडियन पर सेकंड गिवन है, कितना गिवन है 100 रेडियन पर सेकंड गिवन है ना। तो आपको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता होगा, तो आपके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, के ई इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। सर ओमेगा तो गिवन है, आई तो गिवन नहीं है, आई कैसे निकालेंगे, आई एक सर्कल के एक्सिस के अलोंग कितना होता है, एम आर स्क्वायर होता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि आई एक सर्कल के अराउंड, या सारे आपको इस चैप्टर में आपको सारे फॉर्मूला, सारे रिलेशन जो है वो याद रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सारे रिलेशन याद करने तो सारे जो न्यूमेरिकल्स आपके लिए क्या है वो इजी हो जाते हैं। तो आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर यहाँ पे फॉर्मूला है, तो आई इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, एम की वैल्यू कितनी गिवन है 2 kg गिवन है, ठीक है, सॉरी m की वैल्यू यहाँ पे 2 kg गिवन है, r की वैल्यू कितनी गिवन है 0.2 गिवन है, इसको अपन लोग स्क्वायर कर देते हैं, तो i इज इक्वल टू यहाँ मेरे पास कितना आ जाएगा 2 kg इंटू कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 0.04, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया मेरे पास i इज इक्वल टू आ गया 0.08 आ गया, ठीक है, 08 kg मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग इस फॉर्मूले में रख लो के ई इज इक्वल टू हाफ, आई की वैल्यू कितनी है 0.08, ओमेगा की वैल्यू कितनी है 100 का स्क्वायर, तो आपको अगर इसको स्क्वायर करने जाएंगे तो हाफ इंटू 0.08 इंटू 10,000, ठीक है, इसको आप इसको कट कर लेंगे, कितना आ जाएगा 0.04 आ जाएगा, तो अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो कितना आ जाएगा 400 जूल आ जाएगा, ठीक है, इसको आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे 400 जूल आ जाएगा, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। तो आपको बेसिक फॉर्मूलाज अगर याद है तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे बनेंगे, तो 19 का आंसर क्या था आपका, ऑप्शन नंबर सी था। ओके, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी मूविंग इन एन इलिप्टिकल पाथ, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट। तो अब देखो काइनेटिक एनर्जी का तो लॉस होगा ही होगा, क्योंकि एक्सटर्नल टॉर्क लग नहीं रहा है, तो क्या होगा कंटिन्यूअसली उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होती जाएगी, गिरते जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी तो होगा ही नहीं होगा। एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का यहाँ पे बात, अगर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रहा है वेलोसिटी भी डिक्रीज होगा, तो लीनियर मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, लीनियर मोमेंटम यहाँ पे लगेगा नहीं, ठीक है। अब उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं लगेगा, यहाँ पे अपने पास क्या है, एंगुलर मोमेंटम ही करेक्ट ऑप्शन है, कि कभी भी जब भी हम लोग अपने पास फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू एम वी आर, ठीक है, उसकी जब वेलोसिटी गिरते रहती है तो रेडियस, सॉरी इसकी वेलोसिटी जब क्या होती रहती है वो गिरते रहती है, उसका जो रेडियस है वो क्या होता है बढ़ते जाता है ना, ठीक है। या फिर आप इसमें बोल सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, किसी भी एक क्लोज पाथ में तो एंगुलर मोमेंटम रहता है हमेशा वो क्या रहता है, कंजर्व्ड रहता है, तो ये आपका इसका इसमें क्या आएगा, काम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आप इसमें क्या था, सही था, कोई परेशानी इसमें। अब आगे देखते हैं, ठीक है, व्हाट विल बी द फॉर्मूला, क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ द मास ऑफ अर्थ इन फॉर्म ऑफ जी आर एंड कैपिटल जी, ठीक है। तो अपने को ये एक फॉर्मूला याद होना चाहिए कि स्मॉल जी इज इक्वल टू होता है जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है, वेयर आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, एम इज इक्वल टू मास ऑफ अर्थ एंड जी इज इक्वल टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, जी इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। इसके बाद अपने पास क्या हो जाएगा कि अपन आगे इसमें देखिए, अगर कि m की वैल्यू यहां से अगर मैं निकालना चाहूं, अगर इसमें m की वैल्यू मैं अगर यहां से निकालना चाहूं तो m इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा g r स्क्वायर अपॉन कैपिटल G, ठीक है। तो कौन सा वाला ऑप्शन आपको इसमें सही दिख रहा है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये वाला ऑप्शन जो आपको सही है, इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, ठीक है। तो एक छोटे से फॉर्मूला से ये पूरा क्वेश्चन क्या है, सॉल्व हो गया, ठीक है।
अब इसका मतलब तुम्हारा 21 का जो आपका जो आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है। 22, two spheres of mass m and m are situated in air and gravitational force between them is f। ठीक है, तो f का फॉर्मूला यहाँ पे लिख लीजिए एकदम सिंपल, g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ठीक है, द स्पेस अराउंड द मास इज नाउ फिल्ड विद द लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 3। ठीक है, द ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी, अब देखिए ये जो फॉर्मूला है वो डिस्टेंस के ऊपर, मास के ऊपर, दोनों मास के ऊपर, और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो कि दुनिया भर में कहीं पे भी क्या होती है, चेंज नहीं होती है, उसके ऊपर क्या होता है, डिपेंड करता है ना। ये आसपास के जो मीडियम्स है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, आसपास के जो मीडियम्स है कि मीडियम जो है वो वाटर हो गया, वो वैक्यूम हो गया, वो ऑयल हो गया, उसके ऊपर जो फोर्स है वो डिपेंड नहीं करता। फोर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ दोनों मास और किसके ऊपर डिपेंड करता है, दोनों के बीच के डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। और जी जो है वो उसका क्या होता है, वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ना। तो चाहे वो उसको मैं लिक्विड में डाल दूं, चाहे मैं किसी और चीज में डाल दूं, दोनों के बीच का जो फोर्स है वो जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर ही होगा। तो यहाँ पे भी ऑप्शन अपने पास क्या है, अगर उसको मैं उस मीडियम में डाल दूंगा तो भी उसके बीच में जो फोर्स है वो एफ ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 22, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, अब इसके बाद ये देख लेते हैं क्या है वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द एस्केप वेलोसिटी एंड द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट। ठीक है, इफ द सैटेलाइट इज क्लोज टू द अर्थ। ठीक है, तो हम लोग एस्केप वेलोसिटी का सबसे पहले फॉर्मूला लिखना चाहेंगे। यहाँ पे क्या होता है, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √2 g r, या फिर इसको मैं ऐसा लिख लेता हूँ, चलो थोड़ा सा आपके लिए आसान कर देते हैं इसको, √2 इंटू √g r ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, अब vo जो फॉर्मूला है, मतलब जो वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट इफ द सैटेलाइट इज क्लोज टू अर्थ, उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, v इज इक्वल टू √g r। ठीक है, आपने ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि v नॉट इज इक्वल टू vo इज इक्वल टू क्या होता है, √g r होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस √g r के जगह में ये vo लिख दूं, क्या लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। तो ve इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 इंटू क्या हो जाएगा, vo। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा वाला ऑप्शन आपको सही दिख रहा है, ये वाला ऑप्शन आपको सही दिख रहा है। देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे क्या किया था, PO इज इक्वल टू √2 ऑफ V दिया हुआ था। ठीक है, √2 टाइम्स ऑफ VE भी दिया हुआ था। तो ये वाला ऑप्शन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। VE इज इक्वल टू √2 ऑफ क्या होता है, √2 टाइम्स ऑफ क्या होता है, VO होता है। ये आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या है, सही है। तो ये वाले में आपको अगर दो फॉर्मूलेज याद है तो इंपॉर्टेंट आपको समझ में यहाँ पे आ रहा है कि आपको कॉन्सेप्ट और आपके फॉर्मूले आपको याद है, तो आपके जो क्वेश्चन है वो आपके आसानी से बहुत जल्दी क्या हो सकते हैं, बन सकते हैं, है ना। तो इसमें आपको ज्यादा लोड लेने वाली जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। At what height from the earth's surface weight of a body becomes 1/16 of its weight on the earth। ठीक है, चलो ठीक है, ये अच्छा ही क्वेश्चन, ये वाला थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है देखने से, कि अगर मान लो कि एक सरफेस पे उसका जो वेट है, मान लो इस सरफेस पे उसका जो वेट है वो कितना है, वेट 1 में W1 ले लेता हूँ। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg1 हो जाएगा। वेरी गुड। ठीक है, अब उसके बाद अगर एक पर्टिकुलर हाइट पहुंचने के बाद जो उसकी जो वेलोसिटी वेट जो है वो क्या हो गई, कम हो गई, तो मैं उसको W2 नाम ले लेता हूँ। ठीक है, W2 नाम ले लेता हूँ, और ये वाला हो गया मेरे पास क्या, W2 इज इक्वल टू mg2 हो जाएगा। ठीक है, देखो मास तो किसी बॉडी का चेंज होगा नहीं, मास तो किसी बॉडी का ऊपर जाने पे, नीचे जाने पे, कहीं पे भी क्या होगा मेरे पास, चेंज होगा नहीं। क्वेश्चन में क्या बोला, एट व्हाट हाइट, मतलब मेरे को क्या निकालना है, हाइट निकालना है। ठीक है, एट व्हाट हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस वेट ऑफ अ बॉडी बिकम्स 1/16 ऑफ इट्स वेट ऑन द अर्थ। ठीक है, मतलब हाइट पे जाने पे उसकी जो वेट है वो क्या हो जा रही है, वो कम हो जा रही है। हाइट पे जाने पे वेट कम हो जा रही है, इसका मतलब उसका मास कम नहीं हो रहा, उसका क्या कम हो रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो जी की जो वैल्यू है वो क्या हो जा रही है, वो कम हो जा रही है। ठीक है, तो आपको वो हाइट निकालना है जहां पे उसका जो वेट है वो 1/16 हो गया है ना। तो मैंने यहाँ पे निकाल लिया, W1 इज इक्वल टू mg1 ले लिया और W2 इज इक्वल टू mg2 ले लिया। दोनों को अगर मैं डिवाइड करने चला गया तो W1 डिवाइडेड बाई W2 इज इक्वल टू mg1 डिवाइडेड बाई mg2 हो गया। ठीक है, तो ये m और m क्या कर दिया, मैं यहाँ पे से इसको काट दिया, तो यहाँ पे मेरे को क्या मिल गया, g1 डिवाइडेड बाई g2 मिल गया। एक यहाँ पे एक रिलेशन आ गया अपने पास, है ना। अब इसके बाद हम लोग को वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ड्यू टू हाइट अपने को ये जानना चाहिए। तो सबसे पहले अपन लोग g1 का फॉर्मूला देख लेते हैं, एट सरफेस ऑफ अर्थ। g1 क्या है, एट सरफेस ऑफ अर्थ के लिए फॉर्मूला है, तो इसका फॉर्मूला होता है gm डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, ये तो आपको पता होगा। और g2 अगर मेरे पास हाइट जो है वो क्या हो गया, वो h डिस्टेंस, मान लो क्या हो गया, हाइट को मैं h ले लेता हूँ। ठीक है, जिस डिस्टेंस से वो क्या हो गया, जिस डिस्टेंस पे मेरा जो बॉडी है, ठीक है, जिस डिस्टेंस में मेरा जो बॉडी है उसका वेट कितना हो गया, 1/16 हो गया, है ना। तो h डिस्टेंस को यहाँ पे ले लूंगा, तो यहाँ पे ये अब टोटल हाइट कितनी हो गई, r पहले से थी, प्लस h जो है वो प्लस कर दिया मैं, उसका स्क्वायर हो गया।
ठीक है। अब देखो G1 बाई G2 करके मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दोनों को डिवाइड कर दूं, इन दोनों को भी मैं क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने डिवाइड कर दिया, तो G1 डिवाइडेड बाई G2 इज इक्वल टू Gm डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो गया मेरे पास, यहाँ पे क्या हो गया, Gm डिवाइडेड बाई आर प्लस एच का स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ पे आर स्क्वायर है ना, ये Gm और Gm क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो इसको आप अगर सॉल्व करते जाएंगे, इसको रेसिप्रोकल लेके इसको आप सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर प्लस एच का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा मेरे पास, आर का स्क्वायर। मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, एक बार यहाँ पे जी में आर रखा है, जी वाले फॉर्मूले में आर रखा है, एक बार हाइट को जो मैंने बढ़ा दिया तो जी में आर के जगह में क्या रख दिया हूं मैं, आर प्लस एच रख दिया हूं, तो उसका स्क्वायर हो गया, होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आर का स्क्वायर था, यहाँ पे आर प्लस एच का होल स्क्वायर हो गया। सिंपल है क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ तक समझ में आ गया आपको, इसमें कोई परेशानी। चलो अब इसमें बोला है कि जो वेट है वो क्या बन गया मेरे पास, जो वेट है वो बन गया मेरे पास 1/16 बन गया। ठीक है, क्या बन गया मेरे पास, 1/16 बन गया, है ना। 1/16 हो गया, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, मैं W1, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1/16 ऑफ W1, मतलब W2 है वो क्या बन गया, 1/16 ऑफ वेट 1 बन गया, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर दिया, W2 की जगह, जो ऊपर में W2 था उसकी जगह मैं क्या कर दिया, यहाँ पे मैं W2 की जगह 1/16 ऑफ क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे W1 रख दिया, है ना। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि G1 बाई G2 इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे भी ये भी लिख सकता हूँ कि यहाँ पे ये W1 डिवाइडेड बाई W2 था। ठीक है, उसके बाद ऊपर वाले इक्वेशन से, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास, ये वाला W1 कट हो जाएगा, R प्लस H डिवाइडेड बाई H का यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, उसको मैं होल स्क्वायर कंसीडर कर, सॉरी R का यहाँ पे क्या कर लेता हूँ मैं, होल स्क्वायर कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा मेरे पास, 16 इज इक्वल टू R प्लस H डिवाइडेड बाई R का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा, इधर जाके अंडर रूट कर दूं इसको मैं, दोनों तरफ या फिर रूट ओवर कर दूंगा अगर मैं, तो क्या बन जाएगा मेरे पास, यहाँ पे बन जाएगा R प्लस एच डिवाइडेड बाई आर प्लस एच डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू मेरे पास बच गया रूट ओवर ऑफ 16 इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो आर प्लस एच, इसको अगर मैं ऐसा लिख देता हूं कि आर डिवाइडेड बाई आर प्लस एच डिवाइडेड बाई आर, ठीक है, मैंने एलसीएम को अलग अलग ले लिया, इज इक्वल टू 4 हो गया। तो यहाँ पे से क्या आ जाएगा, 1 प्लस एच डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू 4, है ना। यहाँ पे से क्या आ जाएगा कि h बाई आर जो है वो 1 को इधर लेके चले जाऊंगा, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो h इज इक्वल टू क्या होना चाहिए मेरे पास, 3r होना चाहिए। ठीक है, कितना होना चाहिए, h इज इक्वल टू मेरे पास 3r होना चाहिए। ठीक है, तो h इज इक्वल टू अगर मेरे पास 3r है तो क्या हो जाएगा मेरे पास, उस हाइट पे जो मेरा वेट है वो 1/16 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा आपको गिवन है, ऑप्शन नंबर आपको गिवन है इस हाइट पे, किस हाइट पे, 3r हाइट पे आपका जो वेलोसिटी है, मतलब आपका जो वेट है वो 1/16 हो जाने वाला है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, लेकिन आप अगर थोड़ा अपना कॉन्सेप्चुअली आप स्ट्रांग है तो आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉल्स ईच ऑफ मास 1 kg ईच। ठीक है, ईच ऑफ मास 1 kg ईच व्हेन देयर सेंटर्स आर 10 सेंटीमीटर अपार्ट। इसका मतलब क्या बोल दिया है कि दो बॉल है मेरे पास, इसका भी मास कितना हुआ है, 1 kg बोल दिया गया है। ठीक है, एक और मास बॉल है मेरे पास, इसका भी मास बोल दिया गया है, 1 kg दिया हुआ है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, दोनों के सेंटर से बीच में जो डिस्टेंस होता है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसी को आप यहीं पे क्या कर लीजिए, इसको मीटर्स में कन्वर्ट कर लीजिए, तो मीटर में इसको कन्वर्ट करने पे क्या हो जाएगा, 0.1 मीटर हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये तो केजी में है तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है ना। अब बोला है कि कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉल्स। ठीक है, तो F इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाता है मेरे पास, G M M डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, G M अपॉन आर स्क्वायर होता है। G की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है, G की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर 11 होता है। ठीक है, मास 1 की वैल्यू कितनी गिवन है, 1 kg गिवन है, मास 2 की वैल्यू कितनी गिवन है, 1 kg गिवन है। ठीक है, डिवाइडेड बाय आपके पास डिस्टेंस जो है वो कितना गिवन है, 0.1 का स्क्वायर गिवन है, 0.1 का स्क्वायर, 0.1 यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है, यहाँ पे रखूंगा उसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला कितना आ गया, 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस, सॉरी यहाँ माइनस लगाना भूल गया मैं, माइनस 11 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 0.01। ठीक है, इसको आप जब जाके डिवाइड करेंगे इसको, या फिर 1/100 भी आप लिख सकते थे, उस 100 को आप ऊपर लेके चले जाएंगे तो आपका यहाँ पे ऑप्शन क्या आ जाएगा, 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 वाला जो ऑप्शन है,
इतना फोर्स आपके पास आ जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पे हमारे पास? ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, तो सेक्शन ए के जितने भी क्वेश्चंस थे हमने सारे यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। देख रहे हैं हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि जो क्वेश्चंस है वो ज्यादा टफ भी नहीं है। ठीक है, आपको अगर कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट्स और बेसिक आपको इसका फॉर्मूलेस का आपको अगर नॉलेज है, अच्छा खासा नॉलेज है, तो आप इसमें सारे क्वेश्चन जो है वो आसानी से बना सकते हैं। आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी होना चाहिए, सॉरी कैलकुलेशन आपका थोड़ा सा क्या होना चाहिए, थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए। आपका जो ये वाली जो वैल्यूज है, मतलब आपका जो ये वाला पार्ट है अपना, जो फॉर्मूला वाला पार्ट है, वो भी आपका क्या होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। तो आप जो फिजिक्स के जितने भी क्वेश्चन है वो आसानी से बना सकते हैं। 11th में उतने ज्यादा टफ क्वेश्चन यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिल रहे। ठीक है, तो सेक्शन ए को आज हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। जो बाकी बचे क्वेश्चंस है सेक्शन बी के, वो हम लोग अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो टिल देन आप लोग जुड़े रहिए ब्रिलियंट लॉन्चर से। ठीक है, आप टेलीग्राम की मदद से भी जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप में भी आप जो भी क्वेरीज हैं वो आप जो भी है वो मैसेज कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, ओके देन, थैंक यू।